उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं और लगातार होने वाली बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत बढ़ा दी है। बदतर होते हालात के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हालात का जायजा लेने पहुंचे, क्योंकि राज्य में बाढ़ से हो रहे दुख तकलीफ की तस्वीरें ही ऐसी आ रही हैं। हालत ये है कि श्रावस्ती में जान बचाने के लिए एक बूढ़े दंपति को 3 दिनों तक भूखे प्यासे पेड़ पर ही रहना पड़ा। पानी से घिरे पेड़ पर बैठे बुजुर्गों को उम्मीद थी कि उन्हें बचाने कोई न कोई जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। फ्लड पीएसी को जब बुजुर्गों के पेड़ पर फंसे होने की जानकारी मिली तो इस टीम के सदस्य राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंचे और बुजुर्गों को सुरक्षित निकाल लिया। श्रावस्ती में राहत बचाव दस्ते ने जिस तरह बुजुर्ग दंपति को बचाया उसकी तो हर कोई सराहना कर रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित इलाकों से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिससे प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हुए। अंबेडकर नगर की तस्वीरें तो यही कहती हैं, जहां घाघरा नदी के उफान पर आते ही पानी खेत खलिहान से होता हुआ गांव ही नहीं घर में भी पहुंच गया। जब सर से छत ही छिन गई तो मजबूरी में लोगों को राहत शिविरों में दिन रात गुजारने पड़े और भूख मिटाने के लिए प्रशासन की मदद का ही आसरा बचा। लेकिन जब गांव वालों ने मौके पर पहुंचे डीएम से खाने पीने को लेकर शिकायत की तो उनके जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना, जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। एक तो कुदरत का कहर और ऊपर से प्रशासन का ऐसा रवैया, निश्चित रूप से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। वैसे एक तरफ बाढ़ पीड़ित परेशान है तो दूसरी तरफ सरकार उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश भी कर रही है। मदद की यही कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश में दिखी और इसकी वजह रही राज्य के हालात। बुंदेलखंड इलाके का जालौन बाढ़ से बेहाल दिखा और नौबत यहां तक आ गई कि बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए इलाके में निकली डीएम चांदनी सिंह की गाड़ी ही सड़क पर बने गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोग धक्का लगाते दिखे। बाढ़ का असर प्रयागराज पर भी दिखा, जहां गंगा उफनाई तो अपने तटों को छोड़कर घाट के ऊपर पहुंच गई और लोग मुसीबत से घिरते चले गए। सिद्धार्थनगर में तो 48 घंटे में 3 जगहों पर बांध टूटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। मुख्यमंत्री के दौरे के ठीक पहले बांध टूटने से अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ गए। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाके की पल पल की खबर ले रहे थे, इसलिए तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर बाढ़ पीड़ित को जरूरी सामान की किट देने और दोनों वक्त का खाना मुहैया कराने के आदेश दिए। भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से टूटे घर की मरम्मत के लिए प्रति मकान 1,20,000 रुपए की मदद देने के भी निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री का एक और नर्म दिल चेहरा दिखा जब गोरखपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके में वो बच्चों के बीच टॉफी बांटकर टॉफी वाले बाबा बन गए। वहीं वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर इसकी उम्र के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद हिंदू पक्ष निराश नजर आया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव की आंखों में आंसू आ गए। मानना था कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, परंतु वो नहीं आया हुआ है। जबकि आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार ने कहा कि अभी रास्ते खुले हैं और जीत उन्हीं की होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। वहीं लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज पर लॉ है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के 62 लोग मौजूद थे, जिनके सामने जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष के कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को यह तय करना था कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से ज्ञानवापी परिसर की जांच करानी है या नहीं, लेकिन अदालत ने यह माना कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी परिसर के वीडियो का हवाला दिया और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने की बात कही। माननीय न्यायालय ने ये फाइंडिंग दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, इसलिए हम कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। वहीं संत समाज ने भी कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की और आगे अपील की बात कही। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल करके हाई कोर्ट में जाएगा। अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष के दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अभी जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मामले में कार्बन डेटिंग के लिए माननीय कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे, जबकि वजूखाने में ही कथित शिवलिंग है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीनों से जारी जंग एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्जेंडर बेनेडिक्टोव ने कहा कि अगर नेटो यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल करता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी समझा जाए। दरअसल नेटो के गुप्त परमाणु योजना समूह की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन को इस संगठन में शामिल करने पर चर्चा के साथ नेटो देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास स्टेडफास्ट नून को शुरू करने का ऐलान किया गया। नेटो का युद्धाभ्यास स्टेडफास्ट नून हर साल लगभग एक ही समय पर आयोजित किया जाता है। ये लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होते हैं, लेकिन इसमें किसी जीवित बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। To stand up for a rules-based international order for our core values and again the US leadership. नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टाल्टनबर्ग के अलावा गुप्त परमाणु योजना समूह की बैठक में शामिल हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी रूस को घेरने की बात कही। We're going to stay with our efforts to support Ukraine for as long as it takes. And you've heard us say that over and over again. The other thing that you've heard us say. इसके बाद से ही रूस की भौहें तन गई, क्योंकि रूस का मानना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करके अमेरिका उसको घेरना चाहता है। लेकिन नेटो देशों ने यूक्रेन का समर्थन करते रहने का फैसला किया है, जिसकी बानगी दिखी दक्षिण इंग्लैंड में, जहां यूक्रेन सेना के जवान युद्ध का अभ्यास करते और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने लाइव फायरिंग की, खुद से दूर मौजूद टारगेट को धराशायी करने का अभ्यास किया। कुछ सैनिक तो मचान पर बैठकर दुश्मन पर गोलियां बरसाने की प्रैक्टिस करते दिखे। यही नहीं, ब्रिटेन की आर्टिलरी रेजिमेंट ने भी यूक्रेनी सैनिकों को जंग की बारीकियों से अवगत कराया। नेटो के सदस्य यूनाइटेड किंगडम ने 19,000 यूक्रेनियन सैनिकों को प्रशिक्षित करने का ऑफर दिया था, जबकि अब तक 5,700 सैनिक ट्रेनिंग पूरी कर यूक्रेन लौट चुके हैं। वैसे इस बीच रूस और यूक्रेन में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके बेलगोरोद शहर पर बमबारी की, जिससे रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। बतौर सबूत रशियन स्टेट टीवी ने एक फुटेज भी जारी किया, जिसमें एक बड़ी इमारत का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिरा नजर आया। ईंट, पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े सड़क पर पड़े दिखे। यही नहीं, इमारत के ऊपरी हिस्से से गिरने की वजह से नीचे खड़ी 2 कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। बेलगोरोद के रीजनल गवर्नर की माने तो यूक्रेन की बमबारी में इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसमें रहने वाले लोगों को पास ही एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया और उनके घरों की बारीकी से जांच की गई ताकि आगे किसी भी तरह का हादसा न हो। और अब क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीसीसीआई अगले साल मार्च से वुमेन्स आईपीएल की शुरुआत करने वाला है। जानकारी के मुताबिक पहले सीजन में 5 टीमें खेल सकती हैं। वुमेन्स आईपीएल का आयोजन पुरुषों के आईपीएल से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आयोजन में कोई दिक्कत ना आए। वुमेन्स आईपीएल में कुल 20 लीग मैच खेले जाएंगे और इस दौरान हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी। लिस्ट में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर की टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। एलिमिनेटर जीतने वाली टीम और पहले फाइनलिस्ट के बीच खिताबी मुकाबला भी खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक वुमेन्स आईपीएल की हर टीम में 18 खिलाड़ी होंगी, जबकि प्लेइंग 11 में 5 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को जगह नहीं दी जा सकेगी। यहां दिल्ली सरकार ने छठ घाट बनवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में इस बार केजरीवाल सरकार छठ पर्व के लिए 1100 घाट बनाएगी। इन घाटों पर होने वाला 25 करोड़ का खर्च भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मनाली के रोहतांग दर्रे पर भारी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हालांकि बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी रोहतांग दर्रे पर पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पिटबुल डॉग ने 11 साल की बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। पिटबुल के हमले में घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना के बाद बच्ची के परिवार वालों ने इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में हथियार और नशीले पदार्थों की डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया।
रूस के मॉस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। लैंडिंग के बाद जब प्लेन की तलाशी ली गई तो कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 6 अक्टूबर की रात में हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 7 लोग कुख्यात राजा ठाकुर को बेरहमी से पीटते हुए दिखे। करीब 10 मिनट तक राजा ठाकुर पर पिस्टल, लाठी और ईंट से हमला किया गया। 6 और 7 अक्टूबर की रात 2:55 से 3:04 के बीच के इस वीडियो में कुछ बदमाश राजा ठाकुर को घेर कर पिटाई करते दिखे। राजा ठाकुर ने बचने के लिए बिजली के पोल को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे बदमाश उसे वहां से घसीटते हुए ले गए। उसी वक्त वहां बाइक से एक और बदमाश पहुंचा, जिसके बाद राजा ठाकुर को बाइक पर बैठाने की कोशिश की गई। थोड़ी देर बाद सभी बदमाश राजा ठाकुर को पिटाई करने के बाद घसीट कर ले जाते दिखे। इस दौरान राजा ठाकुर की बेरहमी से पिटाई की जाती रही। घटना से जुड़ा सीसीटीवी सामने आने के बाद साफ हो गया कि राजा ठाकुर की गैंग वॉर में हत्या की गई। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे अब अहियारपुर पुलिस रिमांड पर लेगी। इस व्यक्ति की पीट करके लाठी डंडों से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक सीसीटीवी मिला है। सीसीटीवी में के आधार पर और जो नामजद लोग हैं उसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में अन्य हमलावरों की भी पहचान हो गई है। पुलिस ने इनको जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और मंदिर के खिलाफ गोपाल इटालिया के विवादित बयान पर बीजेपी ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्वीर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर दिखी, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बड़ी तादाद में विरोध जताने पहुंच गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम पहले ही कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद विरोध पर उतारू कार्यकर्ता इसे लांघने की कोशिश करती दिखी। एक तरफ सड़कों पर कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हल्ला बोल दिया। कोई भी प्रवक्ता बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। इस पूरे मामले में गोपाल इटालिया के बचाव के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय सामने आए तो उन्होंने भी ओछी टिप्पणी कर दी। पूरे देश में 365 दिन भाजपाई पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, जिसकी मर्जी उस कर लेते हैं। चूंकि गुजरात के चुनावी घमासान के बीच ये मुद्दा उछला है, इसलिए इस पर दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है।